तीन भुवन में सार वीतराग ज्ञान था। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समानिके। तीन लोक की चर्चा कल हमने यहाँ आपके बीच में प्रारंभ की थी और यहाँ दौलत राम जी ने कह दिया कि तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, माने एकमात्र अपना ज्ञायक ही देखने लायक है। इस पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, यदि आत्मा को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और जिसने अपने आत्मा को देखा उसने सब कुछ देख लिया। माने दुनिया में यदि कुछ देखने लायक है तो वो कोई और नहीं है, अपना आत्मा ही देखने लायक है। और सच में दुनिया को देखने से दुनिया दिखती भी नहीं है, और अपने आत्मा को देखने से दुनिया अपने आप दिख जाती है। ऐसा ही स्वरूप है। सारा लोकालोक स्वयमेव अपने ज्ञान का विषय बन जाता है। ये चमत्कार है आत्मा को देखने का। इसलिए कहा कि भाई तीन लोक में क्या पढ़ना है, हमें क्या देखना है, तो बोले देखने लायक एक आत्मा ही है। लोक किसे कहते हैं, लोक के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, इन सब की चर्चा कल हम कर चुके थे। लोक किसे कहते हैं तो कहा षट द्रव्यात्मक को लोक है। 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन् जीवादय पदार्था स लोक है। जहाँ जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। और उसके बाहर जो भी है वो अलोक है। इसके लिए बहुत सारे शब्दों के प्रयोग दुनिया में मिलते हैं। ये तीन अपने आगम में मिलते हैं शब्द। ये तीन शब्द हमारे जनागम के नहीं हैं। 6 द्रव्यों के समूह का नाम यदि लोक है तो कोई बनाने वाला हो नहीं सकता। लोक कितने हैं तो हमने देखा था, सामान्य से 1 है और अधिक करें तो 2 हो गए। माने लोक को 2 भागों में बांट दिया, एक ऊर्ध्व लोक और एक अधोलोक। कोई और भी प्रकार हो सकते हैं इनके अलावा, कल बतलाए थे। बोलो कौन बताएगा? शाबाश, सम्यक ने बहुत सही जवाब दिया। क्या कहा? एक त्रस लोक और एक स्थावर लोक। लोक को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। चलिए, ऊर्ध्व और अधो भी हो सकते हैं। 3 प्रकार बतला दिए थे, कल विस्तार से चर्चा हुई थी। ऊर्ध्व मध्य अधो, ये 3 प्रकार, या फिर उत्पाद व द्रव्य, ये 3 प्रकार, या फिर ज्ञानात्मक दुनिया, शब्दात्मक दुनिया और अर्थात्मक दुनिया। जो कवि लोग होते हैं ना, वो शब्दात्मक दुनिया में खेलते हैं, वो शब्दों की दुनिया में विचरण करते हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, शब्दों की अलग दुनिया है। जितने फैशन डिजाइनर्स हैं, जितने आर्किटेक्ट वगैरह हैं, ये लोग सब ज्ञान की दुनिया में खेलते हैं, ज्ञान लोक में खेलते हैं। ज्ञान में डिजाइनें बनाते हैं, ज्ञान में रचनाएं बनती है नई नई अपने ज्ञान में। वो ज्ञानात्मक जगत, ज्ञानात्मक दुनिया है। और जो 6 द्रव्यों के समूह रूप दुनिया दिखाई दे रही है, ये अर्थात्मक दुनिया है ही। ये 3 प्रकार की दुनिया हो गई। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर देखें तो 4 प्रकार की कही गई है। पंच परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव। इसी तरह से ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। इतना ही नहीं, मनुष्य लोक और ज्योतिष लोक। आप जानते हैं मनुष्य लोक, 2.5 द्वीप के लिए शास्त्रों में मनुष्य लोक शब्द का प्रयोग किया है। 2.5 द्वीप, ये मनुष्य लोक है। जहाँ जहाँ तक मनुष्य हैं वो पूरा एरिया वो मनुष्य लोक का एरिया कहलाता है। और जहाँ सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ये सब ज्योतिष लोक है। ज्योतिषियों की दुनिया, ज्योतिष विमानों की दुनिया, वो ज्योतिष लोक है। 6 द्रव्यों के समूह वाला लोक तो कहा ही गया है। चलिए, हमने देखे थे ये 3 वात वलयों से घिरे हुए हैं। एक घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। ये 3 वात वलय हैं, बराबर। माने पूरा का पूरा लोक चारों तरफ से इन वात वलयों से घिरा हुआ है। फास्ट चल रहा हूँ मैं बहुत, कल की बात थोड़ी सी रिपीट हो जाए जो कल नहीं थे, है ना। आज की बात कल थोड़ी सी 2 मिनट के लिए रिपीट करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक और अलोक,
दो भागों में बंट गया। आलोक में क्या है? आलोक में क्या है भाई साहब? आकाश। अंधेरा है या उजाला है? प्रकाश है या अंधकार है? सनलाइट है या नहीं है? बहुत कम जवाब है लोगों के। अंधकार भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि अंधकार और प्रकाश ये दोनों ही पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं। ध्यान रखना तर्क क्या है। क्षयिक। अंधकार ये भी पुद्गल की पर्याय है, प्रकाश ये भी पुद्गल की पर्याय है, और पुद्गल नाम का द्रव्य वो आलोकाकाश में नहीं है। आलोकाकाश में पुद्गल नाम का द्रव्य नहीं है। जब आलोकाकाश में पुद्गल नाम का द्रव्य है ही नहीं, तो प्रकाश और अंधकार कैसे हो सकता है? प्रकाश और अंधकार भी नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न, हमारे जो भगवान हैं उनके ज्ञान में आलोकाकाश झलकता है या नहीं? केवल ज्ञानी के ज्ञान में, सर्व के भगवान के ज्ञान में झलकता है पक्का? तो फिर वहां अंधकार झलकता है या प्रकाश? प्रकाश और अंधकार दोनों नहीं है वहां, इसलिए प्रकाश अंधकार के बिना भी कोई अवस्था होती है, वो अवस्था झलकती है। अच्छा, इस आलोकाकाश का अंत आता है कि नहीं? कोई आलोकाकाश का एंड है क्या वेणु भाई? वहां तक नहीं, आलोकाकाश का अंत नहीं है या नहीं है? संकित, हाँ भाई संकित, ये सम्यक है या नहीं? आलोकाकाश का अंत नहीं है योगेश भाई? नहीं है। भगवान जानते हैं कि नहीं? ऊपर सिमंदर भगवान विराजमान है अपने। सिमंदर भगवान जानते हैं, तो पूरा जानते हैं कि अधूरा जानते हैं? पूरा जानते हैं। तो एंड जानते हैं कि नहीं उसका? क्या हुआ? क्या चक्कर हो गया? एंड जानते हैं या नहीं? एंड नहीं जानते। तो एंड नहीं जानते का इसका मतलब पूरा नहीं जानते हैं? एंड नहीं है ऐसा जानते हैं। अनंत है वो, उसका एंड नहीं है। आलोकाकाश अनंत है और अनंत को अनंत रूप से जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अनंत को अनंत रूप से जानते हैं और पूरा नहीं जानते? ये पूरा जानते हैं और फिर भी अंत नहीं आता है। यार ये क्या चक्कर है? ऐसा भी होता है कुछ कि हाँ भाई साहब हो सकता है ऐसा? कैसे हो सकता है कि ऊपर पक्षाल करने वाले लोग ऊपर किए होंगे नितिन भाई, कई बार करते हैं ऊपर। वेदी में कितने भगवान विराजमान हैं ऊपर? और पाषाण के कितने हैं? 3 है पाषाण के, 3 है ना। बीच में कौन से हैं? सिमंदर भगवान। और लेफ्ट साइड में चंद्रप्रभ भगवान, राइट साइड में शांतिनाथ भगवान। 3 है। अच्छा, उनको यदि उसके बगल में जो मिरर लग रहा है ना, उसमें देखो तो कितने दिखेंगे? नहीं समझ में आई? अरे एक साइड यदि मिरर लगा हुआ तो कितने झलकेंगे? बीच में 3 ही तो है पावन भाई, 3 है बीच में। राइट साइड में मिरर लगा है तो कितने झलकेंगे? 3। अब लेफ्ट में भी मिरर लगा दिया तो कितने झलकेंगे? 3 तो बीच वाले ठहर जाओ, और 3 सामने वाले। जो सामने वाले मिरर में थे वो भी तो आएंगे, तो इस मिरर में कितने आएंगे? 6 हो जाएंगे भाई। 3 उस मिरर में, बीच में 3 प्रतिमाएं हैं तो 6 आएंगे इधर। अच्छा, इधर यदि 6 आ रहे हैं तो बीच में 3 और है, तो इधर कितने झलकेंगे? 9 है। इधर 9 हो जाएंगे, और इधर यदि 9 होंगे और बीच में 3 है तो इधर कितने होंगे? नहीं समझ में आ रहा चक्कर क्या है? एक क्या चक्कर है? गिनना प्रकाश भाई कभी देखना क्या कितने झलकते हैं? 3 या 9, 6 कितने? कल देखना सुबह है। अनंत है, अनंत सच में अनंत है। क्या माने? ऐसा नहीं है कि इधर 6 होंगे तो फिर इधर 9, फिर इधर 12, फिर इधर 15, फिर 18, क्योंकि 3 बीच में भी तो है ना। तो कितने होंगे? वो अनंत है। वो उसका एंड नहीं दिखेगा आपको।
हम यदि आपसे पूछें बतलाओ उस मिरर में इन प्रतिमाओं का एंड दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे एंडलेस है, एंड नहीं दिख रहा है, उसका अंत नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जितनी भी है वो सब उस मिरर में झलक रही है या नहीं, उस मिरर में, उस दर्पण में वो पूरी झलक रही है या नहीं, तो आप कहेंगे पूरी झलक रही है। पूरी प्रतिमाएं झलक रही है लेकिन अंत नहीं झलक रहा है केवल, यानी भगवान भी पूरे आलोकाकाश को जानते हैं लेकिन अंत को नहीं अंत है ही नहीं, तो जानेंगे भी कैसे। चलिए आगे चलते हैं। हमने इस लोक और आलोक का बंटवारा करते हुए इसके क्षेत्रफल घनफल की चर्चा की थी। ऊर्ध्व लोक का घनफल बतलाया गया 147 घन राजू, कल निकलवाया था, अभी नहीं करेंगे। नीचे अधोलोक का कितना था, इधर वालों को याद है, इधर वालों को याद है, देखना अभी कंपटीशन कराऊंगा, अभी हुआ है आपके यहाँ 15 दिन पहले हुआ ना, अभी 1 महीने पहले, अरे वो तो पाठशाला का हुआ था क्या, तो ये पाठशाला ही चल रही है यहाँ। देखिए क्या हुआ 147 और नीचे अधोलोक का कितना है 196 और टोटल कितना है 343 टोटल, बराबर। इसमें त्रस नाड़ी कौन सी जगह है, बीच में है, इस जगह पर दिखाई थी आपको, ये सेंटर में त्रस नाड़ी दिखाई गई थी, बराबर। ये त्रस नाड़ी है जिसमें त्रस जीव रहते हैं। त्रस नाड़ी की ऊंचाई कुछ कम 13 राजू बतलाई गई। ये सब 13 राजू से कुछ कम क्यों कही गई कि एक राजू नीचे 7 नरकों के नीचे एक राजू का एरिया पूरा ऐसा है जहां सिर्फ निगोदिया जीव रहते हैं, एक इंद्रिय जीव रहते हैं, 5 स्थावर जीव रहते हैं नीचे वाले एरिया में, वहां त्रस जीव नहीं है, तो पूरा एक राजू कट गया, बराबर। तो सब 13 बच गया। आप तो 13 में भी कम बतला रहे हो कि हाँ 13 में भी कम है, क्योंकि 7वें नरक में भी बीच में मध्य में नारकी जीव हैं, कुछ एरिया नीचे का बच गया, और ऊपर सर्वार्थ सिद्धि के विमान से ऊपर का एरिया जितना भी है वहाँ पर भी त्रस जीव नहीं है। तो इस तरह है 3,21,62,241 धनुष्य कम ये एक राजू में से हो जाएगा। राजू की चर्चा कल बीच में की थी हमने, राजू क्या चीज है, माप बतला दी थी, लेकिन कितनी बड़ी माप है राजू, राजू कितनी बड़ी माप है, नैवेद्य भाई कितनी बड़ी है, राजू कितनी बड़ी माप है। राजू का थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको राजू का, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ये देखो आप, ये जो था ना ये 3 लोक, इसमें त्रस नाड़ी बतला दी थी, त्रस और स्थावर लोक बतला दिया था, नरक स्वर्ग आदि रचनाएं सब इसी में बतला दी थी। अब ये 1 बाई 1 की है ये त्रस नाड़ी, एक राजू लंबी एक राजू चौड़ी और कुछ कम 13 राजू हाइट वाली। लेकिन राजू कितना बड़ा होता है ये बताओ, असंख्यात योजनों का एक राजू होता है, असंख्यात योजन। भाई साहब भूपेन भाई याद रखना, असंख्यात योजन का है, ठीक है कमलेश भाई। असंख्यात योजन, योजन कितना बड़ा होता है क्या वेणु भाई, योजन कितना बड़ा होता है, हिसाब तो रखना पड़ेगा, विद्वानों का तो रखते हो, राजू का भी रख लो क्या सब हिसाब, ये सब सारे पूरे मुंबई में, आखिर मुंबई में सारे विद्वानों का हिसाब किताब विनू भाई के पास रहता है। पर्यूषण में कौन कहाँ जाएगा, अष्टानिका में कौन विद्वान कहाँ है, सबका हिसाब इनके पास में है। अरे वो हिसाब काम नहीं आएगा कुछ भी, ये राजू का हिसाब रखो। अपने को मोक्ष जाने के लिए कितना राजू चलना है, कितना जाना है भाई साहब, कितना राजू जाना है मोक्ष जाने के लिए, यहां से कितना दूर है ये तो बताओ। 7 राजू दूर है, 7 राजू दूर है, हाँ नहीं दूरी कितनी है, मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, टाइम नहीं, क्षेत्र से कितना दूर है। 7 राजू है ना, 7 राजू सब। ये मुंबई की पाठशाला है, फर्स्ट आई है, 7 राजू दूर बताते हैं क्या, असंख्यात योजन। अरे क्षेत्र की दृष्टि से आप जिसे मोक्ष समझ रहे हैं वो भले ही 7 राजू की दूरी पर हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मोक्ष वहां नहीं है, मोक्ष यहाँ है।
मोक्ष वहां नहीं है, मोक्ष तो यहाँ है। मोक्ष वहां होता है क्या? मोक्ष के लिए वहां जाना पड़ेगा क्या? आप तो सब वहां पहुंचा रहे हो। मोक्ष हो जाने के बाद सिद्ध परमात्मा वहां जाके विराजमान होते हैं क्या? लेकिन मोक्ष वहां नहीं होता, मोक्ष यहां होता है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। चलो 7 राजू हो गया, क्षेत्र की दृष्टि से 7 बतला दिया। अच्छा, सर्वार्थ सिद्धि वाले जो देव हैं जो यहाँ रहते हैं इस जगह पर, यहाँ है सर्वार्थ सिद्धि ऊपर, स्वर्गों में सबसे ऊपर, वहां से कितना दूर है? एक बाल बराबर? नहीं, वहां से मोक्ष कितना दूर है? हम वो मान लो सिद्धालय वहां से सिद्धालय कितना दूर है? बोलो उल्लास भाई, कितना कहें? बोलो सिद्धार्थ भाई, कितना दूर है? अरे कैलकुलेशन में मत उलझो, मोटा मोटा बतला दो, रफली आइडिया। रफली तो बताओ कुछ। बहुत पास में है, बहुत पास में है। सुनो, वहां से 14 राजू दूर है। 7 राजू नीचे उतरेगा। नहीं समझ में आया क्या कहा मैंने? वो सर्वार्थ सिद्धि वाले को वहां जाना है ऊपर मोक्ष, तो फटाफट चला जाएगा। क्या करना पड़ेगा उसको? उसको सर्वार्थ सिद्धि वाले को 7 राजू नीचे उतरना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा मध्य लोक में, मनुष्य लोक में, और उसके बाद आत्म स्वभाव की साधना पूर्वक मुनि दीक्षा लेकर वापस 7 राजू ऊपर जाना पड़ेगा। माने 14 राजू की दूरी है। तो सुनो, कल हमने बात कही थी आपसे, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी यदि हो जाओ तो मुक्ति 14 राजू दूर है, और मनुष्य गति के जीवों के लिए वो सिद्धालय सिर्फ 7 राजू की दूरी पर है। बोलो भाग्यशाली कौन? मुक्ति किससे नजदीक है? सिद्धालय किससे नजदीक है? हमारे से नजदीक है ना। चलो, तो हम तो बात कर रहे थे राजू कितना है, अभी फिर रह गई चर्चा। असंख्यात योजन तो कह दिया, योजन कितना बड़ा है? लगभग 6000 किलोमीटर का एक योजन होता है भैया। 2000 कोस का है, लगभग 6000 किलोमीटर का एक योजन। और असंख्यात योजन हो, असंख्यात योजन तो एक राजू कहा है। शास्त्रों में इस राजू को समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं इसको समझाने के लिए। एक राजू कितना बड़ा होता है? तो पता है क्या कहा योगेश भाई? ऐसा कहा कि अभी जैसे देखो विधान चलता है ना, सुबह यहाँ विधान चल रहा है, तो विधान के समय भक्ति करते हैं, नाचते गाते हैं, तो वो जो ताली बजाने वाली जो स्थिति है, ताली बजा रहे हैं अपन, बजाते हैं आप कभी? बजाते हैं? कब बजाई थी? ऐसे ऐसे ताली बजाई अपन ने, तो एक बार बजाने के बाद दोबारा बजाने में कितने टाइम का गैप होता है? बोले सुनो, जितने टाइम का गैप होता हो ऐसे ऐसे बजाते समय, इतने टाइम में कोई देव गति का देव हमारे साथ में बैठा हो यहाँ और साथ में भक्ति कर रहा हो, सम्यक भक्ति कर रहा है हमारे साथ में, देव गति का देव तुम्हारे बगल में भी बैठ करके कर सकता है, हो सकता है भाई साहब। स्वर्ग के देव तो इस पंचम काल में यहाँ आते नहीं हैं, लेकिन देव गति के देव इस पंचम काल में आ सकते हैं। क्या हमारे यहाँ जो टोडरमल जी वाला जो मंदिर है, उस मंदिर में 2-3 घटनाएं हमारे साथ में ऐसी घटी जिनमें देव लोगों का ही वो काम था और देव ही आए लौट करके। क्या मैं वो कल जैसे भूत वाली बात नहीं कह रहा कल नहीं, सुबह गई थी ना, सच में देव गति के जीव। माने वो ऐसी 2-3 घटनाएं कभी अवसर मिलेगा तो बतलाऊंगा। वो टोडरमल जी के मंदिर में हमारी आंखों देखी घटनाएं हैं। एक बार तो ऐसा हो गया कि हमारी सभा में एक महिला थी, अम्मा जी थी, सुदर्शना जी नाम था उनका, उनकी डेथ हो गई, घर पे हुई थी डेथ।
रोज़ाना आती थी प्रवचन सभा में। और दूसरे दिन सुबह, उस दिन तो हम सब शव यात्रा में गए, उनको पहुंचा करके आए। दूसरे दिन सुबह हम प्रवचन के लिए पहुंचे, हमने वहाँ प्रवचन किया और प्रवचन करने के बाद एक दूसरे अम्मा जी हैं, उन खड़ी हुई तो पता लगा कि भाई वो नहीं रही। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो? वो अभी मेरे बगल में बैठकर प्रवचन सुन रही थी क्या, और हमारी आपस में बात भी हुई है, चर्चा भी हुई है। फिर हमने कहा कि वो तो कल मर गई, तो सोचो उनकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन ये सच्ची घटना है, वो आई थी वहाँ, वो वापस आ गई थी। वो निश्चित रूप से वो देवगति से ही वापस आ सकते हैं। खैर, मुझे उस चक्कर में नहीं जाना है, मुझे तो ये बतलाना है कि देवगति का कोई देव आपके साथ में बैठकर ताली बजा रहा है, बराबर। ताली बजाते बजाते एक बार उसने आपके साथ ताली बजाई और बीच में उसे विकल्प आया अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने का, और वो देव वहां से निकला और निकलकर मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालयों में, सब चैत्यालयों में गया वंदना करने के लिए, और सब जगह पर राउंड लगाकर वापस लौट करके आया और दूसरी बार ताली आपके साथ में बजा दी। इतना फास्ट, स्पीड बतला रहा हूं मैं आपको। उस देव की स्पीड कितनी होगी? ऐसे ऐसे ताली बजाते जा रहे हैं अपन, ताली बजा रहे ना, एक बार बजाई और दूसरी बार बजाने में जितने टाइम का गैप था, उस टाइम में वो देव मध्य लोक के 458 अकृत्रिम जनालयों के दरवाजे पर दस्तक दे करके वापस लौट करके आए और आपके साथ में वापस ताली बजा देवे। इतनी स्पीड से चलने वाला कोई देव 6 महीने में जितनी दूरी कवर करे वो एक राजू होता है। 6 महीने में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतनी स्पीड से चलते हुए 6 महीने चलता रहे नॉन स्टॉप, तो जितने डिस्टेंस कवर करेगा वो एक राजू है। इस तरह से बहुत गणनाएं की गई, शास्त्रों में कई एग्जाम्पल दिए गए। 1000 किलो वाला लोहे का गोला देवलोक से नीचे फेंका जाए तो वो 6 महीने में जितनी दूरी कवर करे वो एक राजू है। किस स्पीड से जाएगा वो? जो चीज जितनी भारी होती है वो चीज उतना तेजी से नीचे गिरती है। 1000 किलो का ठोस लोहे का गोला घन और नीचे डालें तो किस स्पीड से नीचे गिरेगा वो, और 6 महीने तक नॉन स्टॉप नीचे गिरता रहे तो जितनी दूरी कवर करे, तो साहित्यकारों ने ऐसा लिखा है वो एक राजू है। तो ऐसे 14 राजू का ये लोक है और उसमें 343 घन राजू पूरे इस लोक का घनफल है, और त्रस्त जीवों के रहने के लिए स्थान बहुत लिमिटेड है। कितने से एरिया में रहते हैं त्रस्त जीव? स्वर्ग भी आ गए, नरक भी आ गए और मध्य लोक भी आ गया। ये देखा था ना कल अपन ने, ये ऊपर स्वर्ग की रचनाएं, नीचे नरक नारकी है। यहाँ पक्षी वगैरह दिख रहे हैं आपको, थोड़े बहुत कुछ दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य, ये मनुष्य है यहाँ, इधर पक्षी वगैरह हैं, ये सब मनुष्य त्रियंज। बाहर सारा खाली दिखाई दे रहा है, जितना खाली दिख रहा है इन सब में एक केंद्रीय है, ठसाठस भरे हुए हैं एक केंद्रीय। अब सोचो आप, अब हमने यहाँ कुछ बातें आपको कह दी थी, तो मैं घुमा देता हूँ यहाँ से स्क्रीन फटाफट, क्योंकि बातें मेरे को और नई बतलानी है आपको। बीच बीच में और बातें भी बतलाता रहूँगा। क्या त्रस्त जीव त्रस्त नाड़ी के बाहर हो सकते हैं क्या? जल्दी बोलो। नंबर 1, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से, मारणांतिक समुद्घात इस अपेक्षा से बाहर हो सकते हैं। नंबर 2, केवली समुद्घात की अपेक्षा से। नंबर 3, उपपाद की अपेक्षा, उपपाद की विवक्षा से। तीनों विवक्षाएं ध्यान होनी चाहिए आपको। पीछे सबके समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आए तो बोलना है ना, पीछे भी हाथ खड़ा करके बोलना पीछे से, बिल्कुल कोई भी बात नहीं समझ में आए तो बीच में रोकना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर हमने कुछ आपको बतला दिए थे ये विग्रह गति के संदर्भ में। 4 प्रकार की गति कह दी थी। विग्रह गति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मरने के बाद पहुंचते समय जो रास्ते का गैप है, टाइम पीरियड है, उसमें जो जीव की पोजीशन होती है या एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो काल लगा है वो विग्रह गति का काल कहलाता है।
ये जीव अधिकतम 4 समय में दूसरी जगह पर जाकर जन्म ले लेता है। चौथे समय नियम से जन्म ले लेगा। और देखिए, एक समय की कहलाती है ऋजु गति, 2 समय वाली पाणी मुक्ता, 3 समय वाली लांगलिका, 4 समय वाली गौमूत्रिका। बराबर, ये 4 समय तक की ये गति है। ये किस किस तरह से ये जीव गमन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, माने कौन ले जाता होगा, सोचो आप। जब ये जीव यहाँ से मरता है, इसे नरक में कौन ले जाता है? जब ये जीव मरता है तो इसे देवगति में कौन ले जाता है? ये यहाँ से दूसरी जगह पर कैसे गमन करता है, कैसे जाता है? क्या फ्लाइट बुक करवाता है? ट्रेन से जाता है? पैदल जाता होगा? आपके मुंबई में तो पैदल जल्दी पहुंचते हैं। पैदल जाता होगा। मरने के बाद कैसे जाता है? रास्ता कौन बताता होगा? रास्ते में जाने का कारण क्या बनता होगा? तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 6ठे अध्याय के अंदर एक सूत्र है, विग्रह गतौ कर्म योग है। सुना है आपने? विग्रह गतौ कर्म योग है, माने कर्म के योग से ये जीव विग्रह गति में जाता है। वहां भी कर्माण काय योग रहता है, विग्रह गति में भी शरीर है। विग्रह गति में शरीर है या नहीं है? तेजस और कर्मण, 2 शरीर है, तेजस शरीर और कर्मण शरीर। चलिए, खैर ये सब बातें हो गई थी। फिर हमने कुछ बात आपको कह दी थी, त्रस एवं स्थावर लोक का घनफल कितना कितना है, ये थोड़ा सा एक बार बतला दो। त्रस लोक का घनफल कितना है? 13 घनराजू। और स्थावर लोक का घनफल कितना है? 330 घनराजू। और स्थावर जीव रहते कितने एरिया में है? 343। माने 343 घनराजू में से एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां स्थावर जीव नहीं हो। और त्रस जीव सब जगह नहीं है। आपके और हमारे बहुत जगह खाली है जहां त्रस जीव ना हो, ऐसा भी संभव है। आप देखिए, आप विचार कीजिए, हम कौन सी जगह पर आ गए हैं। ये हमने विचार करने के लिए कल आपको कुछ बिंदु दे दिए थे, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोगों में से किसी ने भी विचार नहीं किया होगा। किया क्या जाने के बाद में? यहां से जाने के बाद में किया विचार? क्या अभी ये वाक्य पढ़ने पर ही आ रहा है विचार करो? भाई साहब, श्रीमद जी कहते हैं कर विचार तो पाम, विचार करेगा तो पाएगा, विचार नहीं करता है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। बिना विचारे जो भी करेगा ना काम, पछताएगा, काम बिगड़ेगा और सारे दुनिया में हंसी का पात्र बन जाएगा। इसलिए विचार करो। विचार कहाँ आ गए हैं, कौन सी जगह पर बैठे हैं? ये जीव विचार नहीं कर रहा है, सोच नहीं रहा है कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ ये जीव जाकर के आया है और आज कौन सी स्थिति में आकर के बैठ गया है। ये जिस जगह पर हम आकर के बैठ गए हैं, ये बड़े भाग्य से इस अवस्था की प्राप्ति हुई है। अवसर मिलेगा तो डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं अपन। इन तीनों लोकों के विभाजन का आधार क्या है? सुमेरु देख रहा है? 3 लोक का विभाजन, 3 लोक का बंटवारा किससे होता है? तो शास्त्रों में कहा है मेरु पर्वत से। मेरु पर्वत दिख रहा है आपको? इसका नाम है सुमेरु पर्वत। ये सुमेरु पर्वत का पूरा नाम पता है किसी को? सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु को सुमेरु क्यों कहते हैं? सुदर्शन का सु ले लिया, मेरु का मेरु रख दिया, ऐसे कैसे शॉर्ट में उसको सुमेरु कह दिया। ऐसा होता है ना? ऐसे इसी तरह से होता है। शॉर्ट में क्या होता है? राजकुमार को राजू कह करके पुकारते हैं, ऐसे होता है। और क्या है, शॉर्ट में पुकारने की सबकी आदत होती है शॉर्ट में। तो सुदर्शन मेरु, तो सुदर्शन में से सिर्फ सु ले लिया और मेरु ऐसे कैसे रख दिया, तो सुमेरु हो गया वो। ये सुमेरु नाम का पर्वत। कल चलेंगे अपन सुमेरु पर्वत के ऊपर। चलना है क्या? चलना हो तो चलेंगे, नहीं चलना तो नहीं चलेंगे। आपका जैसा मन हो वैसा देखेंगे, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पहले से बताना, टिकट बुक कराने पड़ेंगे। आपका मन हो तो हम बाकायदा पूरा एक ट्रैवलिंग प्लान है मेरे पास में पूरा, वहाँ ले चलने का। ठीक है ना? सुमेरु पर्वत पर ले चलेंगे अपन, देखेंगे अब जैसा भी। मन तो दिख नहीं रहा किसी का जाने का, क्या कोई बात नहीं। तो ये जो सुमेरु पर्वत है, इससे ऊपर है ऊर्ध्व लोक। ऊपर माने सुमेरु पर्वत का जो टॉप है,
यहाँ से वो जो एक बाल की जो चर्चा कर रहे थे ना बेटा, वो एक बाल वहाँ सर्वार सिद्धि से ऊपर सिद्ध शिला या सिद्धालय, उसमें एक बाल का अंतर नहीं है, दिमाग से निकाल देना, वो गलत है। एक बाल का अंतर यहाँ है, सुमेरु पर्वत का टॉप और पहला स्वर्ग, पहला दूसरा स्वर्ग, माने सुमेरु पर्वत के शिखर से एक बाल के अंतर से, बाल किसका चलेगा बोलो, सम्यक का या इसका समकित का, इधर लेडीज साइड का, किसका बड़ा है, लंबा छोटा, कौन सा बाल? आड़ा बाल, आड़ा बाल चलेगा। उस आड़े बाल के अंतर से ऊपर क्या है? स्वर्ग, ऊपर से स्वर्ग शुरू हो गए, वैमानिक देव शुरू हो गया, ऊर्ध्व लोक शुरू हो गया इसके ऊपर से। और इसके नीचे चलो, इसके नीचे माने मेरु पर्वत की जहां नीचे नींव है, मेरु पर्वत की नीचे जहां जड़ है 1000 योजन की, उस जड़ के नीचे से अधोलोक शुरू हो जाता है। नीचे अधोलोक, ऊपर ऊर्ध्वलोक, यहां से ऊपर, और इसके नीचे से अधोलोक की शुरुआत होती है। आपको जानकर प्रसन्नता हो या आश्चर्य भी हो सकता है, हमारे केवल ज्ञानियों का ज्ञान कितना सूक्ष्म है। सुनो अब वो सूक्ष्मता सुनो, केवल ज्ञान की सूक्ष्मता बतलाता हूँ सिद्धार्थ भाई, उल्लास भाई। केवल ज्ञान कितना सूक्ष्म रीति से कथन करता है। आप जानते एक प्रदेश क्या होता है? प्रदेश, प्रदेश 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 नहीं जानते? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी प्रदेश है, लेकिन मैं उस मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या? हम लोक के मध्य प्रदेशों की बात कर रहे हैं। ऐसे आत्मा के भी मध्य प्रदेश है, सेंटर के प्रदेश। प्रदेश कहलाता है एरिया। एरिया के सबसे छोटे हिस्से का नाम प्रदेश होता है। अपने प्रवचन सार के ऊपर, अभी प्रवचन सार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पर प्रवचन था मेरा 2 दिन पहले स्मारक में, और उसमें 1 घंटे में पूरा अधिकार पढ़ाया मैंने, 108 गाथाएं पढ़ाई 1 घंटे में, कोई विषय छोड़ा नहीं उसमें से, और पूरा आ गया। वो शायद अभी किसी ने कहा था, मैंने वहाँ हमारे प्रग्नेश भाई हैं अमेरिका में, उनसे कही थी तो उन्होंने वो डाल भी दिया है, उसको यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको पूरा अध्याय। 140 नंबर गाथा है प्रवचन सार की, 138-39 के आसपास प्रकरण दिया, जिसमें ये कहा कि आकाश का वो हिस्सा जिसमें एक परमाणु जगह घेरे, वो एक प्रदेश है। क्या कहा? आकाश का उतना बड़ा एरिया जिसमें एक परमाणु ने जगह रोकी है, वो एक प्रदेश होता है। बराबर? समझ में आ रही? कठिन तो नहीं है। अभी सुनो, एक परमाणु कितनी जगह घेरता है, वो कितना बड़ा होगा कि सुई की नोक पर, सुई की नोक जितने हिस्से में सुई, निडल, उस सुई को टच करो यहाँ किसी भी जगह पर, तो टच करने पर जितना सुई की नोक ने जगह घेरी है, उसमें असंख्यात आकाश के प्रदेश आ गए। इसका मतलब वो कितना सूक्ष्म होगा, समझ रहे हैं आप? अभी यदि ये नहीं समझ में आए उसकी सूक्ष्मता की बात, तो मैं ये कह सकता हूं, देखो आप सुई की नोक जितना एक डॉट लगाओ एक वाइट पेपर के ऊपर, लगा सकते हैं? बिल्कुल बारीक से बारीक, जिससे बारीक आप नहीं कर सके, हो सकता है कि कर दिया। अब सुनो, उस डॉट को आप स्कैन करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाओ, क्या अब उसको जूम कर लो, क्या तो बोलो और हिस्से हो सकते हैं कि नहीं उसके? जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो वो और बड़ा दिखेगा ना, वो तो और छोटा कर सकते हैं उसे। तो हम ये कह रहे हैं वो जो डॉट जितना एरिया था, उस एरिया में असंख्यात प्रदेश थे। अब मुझे ये बतलाना है, मैं केवल ज्ञान की सूक्ष्मता की बात कर रहा हूं, कि आचार्य देव ये कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान ये कह रहे हैं कि इस लोक का सेंटर है 8 प्रदेश, सारे लोक का सेंटर। जैसे आत्मा के सेंटर वाले 8 प्रदेश होते हैं ना, ऐसे पूरे लोक का सेंटर है 8 प्रदेश। वो पूरे लोक में असंख्यात प्रदेश ही है लोक, उसमें सेंटर में 8 प्रदेश हैं।
विशेष बात यह है कि उन 8 प्रदेशों में से 4 प्रदेश ऊपर हैं और 4 प्रदेश नीचे हैं। ऐसे 8 है ना। ये ऊपर वाले 4 प्रदेश मध्यलोक में हैं और नीचे वाले 4 प्रदेश अधोलोक में हैं। कुछ समझ में आई क्या बात, क्या कहा? इतना बारीक विभाजन है केवल ज्ञान की दृष्टि से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि साहब मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है कि मेरू पर्वत के बराबर, सीधी सी बात है। मध्यलोक की ऊंचाई कितनी? 1,40,000 योजन। जितना सुमेरु पर्वत उतनी मध्यलोक की ऊंचाई सुमेरु पर्वत के बराबर है। अब सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है तो मध्यलोक भी इतना ही हो गया। सुनो मध्यलोक की रचना देखते हैं बहुत संक्षेप में, फटाफट अपन बात करते हैं। मध्यलोक कितना है, मध्यलोक की रचना किस प्रकार की है? तो ये है मध्यलोक की रचना। देखा है ये चित्र कभी आपने? ये मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ये त्रस नाड़ी में ऊपर से देखने पर मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों का दृश्य है। पढ़ लिया क्या आपने? इधर त्रस नाड़ी, अभी क्या था? पीछे त्रस नाड़ी थी, लोक था ऐसा बना हुआ, लोक में सेंटर में त्रस नाड़ी थी। समझ में आ रही है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? लोक में सेंटर में त्रस नाड़ी थी। उस त्रस नाड़ी में ऊपर से, त्रस नाड़ी को यदि मैं शेप आपको एग्जैक्ट बतलाऊं तो मैं ये कह सकता हूं, ये जो ट्यूबलाइट है ना आपके, इस ट्यूबलाइट का कवर, जिसमें ये ट्यूबलाइट आती है, देखा कभी? गत्ते का जो आता है, पेपर का गत्ते का जो कवर आता है, वो पूरा कवर, उसमें से ट्यूबलाइट निकाल दो बाहर और उसको ऐसा खड़ा रखो उस गत्ते को, तो ये शेप है त्रस नाड़ी का। अब ऊपर से देखो उसमें, तो जहां तक मध्यलोक जिस एरिया में होगा वहां आपको ऐसा मध्यलोक दिखाई देगा। समझ रहे? गोल 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 ऐसे आपको दिखाई देंगे वहां नीचे। माने त्रस नाड़ी में ऊपर से देखने पर मध्यलोक का आकार असंख्यात द्वीप समुद्र इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इन असंख्यात द्वीप समुद्रों के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात करूं यदि आपसे, तो ये सारे द्वीप समुद्र एक दूसरे से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, बराबर। और अंतिम का नाम पता है क्या है? त्रस नाड़ी के अंतिम वात वलय स्पर्शी छोरों तक स्वयंभू रमण सागर, स्वयंभू रमण समुद्र है चारों तरफ। स्वयंभू रमण समुद्र जानते हैं क्या है? स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र नाम सुना है? क्या है वहां? महामत्स्य है। सब जानते हैं यार, ऐसा है, इतना क्लोज जानते हैं, मुझे पता ही नहीं था इतना क्लोज रिलेशन है आप, इतने क्लोज हैं आप। महामत्स्य। और किसको जानते हैं? तंदुल मच्छी को भी जानते हैं, महामच्छी को भी जानते हैं, तंदुल मच्छी को भी जानते हैं। हम जानते बेटा? नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? निसर्ग। निसर्ग, अरे वाह। निसर्ग क्या होता है? नेचर, प्रकृति। निसर्ग स्वभाव, एक सम्यक दर्शन का प्रकार भी है निसर्ग, जानते हो? निसर्ग के साथ में जय लगाया है जन्म लेने के अर्थ में। निसर्गज, निसर्ग से जिसका जन्म हो, स्वभाव से जिसका जन्म हो, वो निसर्गज। बड़ा सुंदर नाम है यार निसर्ग। तो सुनो निसर्ग, तुम नहीं जानते तंदुल मच्छी को? और तुम जानते? शाइक तुम भी नहीं जानते? सम्यक, सम्यक तुम भी नहीं जानते? आर्य भी नहीं जानते? संकेत जानते हो? इनसे मिलना, वो बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, है ना। वो कुछ लोग नए भी हो सकते हैं। अरे ये वो महामत्स्य है। एक जो महामत्स्य होता है वो सच में इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। ये कितना, ये तो बताओ। इतना इतना कह रहे हो? 1000 योजन का होता है, 1000 योजन। अभी ये 6000 किलोमीटर वाला योजन नहीं लगाना यहाँ 12 किलोमीटर वाला योजन लगेगा, क्योंकि मनुष्यों और त्रियंचों के, देवों के शरीर की ऊंचाई ये 4 कोस वाले योजन से नापी जाती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो 4 कोस माने 12 किलोमीटर का एक योजन, बराबर। और लेंथ कितनी है उसकी? 1000 योजन। 1000 योजन 12 किलोमीटर का योजन, तो किलोमीटर कितने हो गए उसकी हाइट, लेंथ?
12,000। आपकी जो अर्थ है ना, इसका डायमीटर कितना है? अर्थ का डायमीटर कितना है? अर्थ की बात कर रहा हूं। अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका। इतनी देर लगाते हो यार आप लोग, गूगल गुरु से क्यों नहीं पूछते हो? मुझे भाई 1 सेकंड के अंदर ऐसे फटाफट पूछ करके, इतने सब यंग लोग बैठे हुए हैं। कितना है भाई? 12,734। ऐसे ऐसे होना चाहिए फटाफट। गूगल से पूछो। देवा भाई कितना निकला? 12,734 किलोमीटर। 12,734 किलोमीटर आपके इस दुनिया का वो है डायमीटर। और इतना तो पेट है उसका, महामच्छी का। 1,000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन का पेट। यदि वो मुंह फाड़ करके बैठे तो आपकी जो पूरी अर्थ है ना, ये ग्लोब, ये पूरा उसके पेट में चला जाए। इतना है। आप उसका घनफल निकाल करके देख लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ किलोमीटर, घन किलोमीटर। 12.5 करोड़ घन किलोमीटर, कितना वॉल्यूम होगा उसका। तो ये जो महामच्छे है, ये महामच्छे, उनमें बहुत सारे महामच्छे हैं। ये बहुत सारे महामच्छे, उनमें बहुत सारे सम्यक दृष्टि भी हैं, बहुत सारे पंचम गुणस्थानवर्ती भी हैं। व्रती है पंचम गुणस्थानवर्ती, 2 कषाय चौकड़ी का उनके अभाव है। मुंह फाड़ करके बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं। लेकिन उनके आंख, नाक, कान के पास में एक बहुत छोटा सा तंदुल, तंदुल माने चावल, चावल के जैसा एक छोटा सा मछली, मच्छ जो भी कहो आप उसको, वो वहां बैठा रहता है। आसपास में होता है, घूमता फिरता रहता है। अब इधर चला गया, अब इधर चला गया। अब मुंह खुला है उसका, महामच्छे का। महामच्छे के मुंह खुल जाने पर हजारों छोटी छोटी सी मछलियां उस महामच्छे के पेट में चली जाती है, पानी के बहाव से। खुला, पानी के बहाव से हजारों अंदर चले गई। और पानी इतना तेज स्पीड से गया था कि वे हजारों वापस भी निकल करके बाहर आ गई। और ये बैठा बैठा देखता रहता है। और क्या विचार करता है? ये विचार करता है, ये कितना बड़ा मूर्ख है। इतनी मछलियां पेट में गई थी, इसकी जगह मैं होता तो क्या करता? बंद कर लेता। विचार कर रहा है, परिणाम ऐसे किए उसने। और सुनो, वो मर करके जीवन भर में एक भी मछली नहीं खाई उसने। सिर्फ ऐसे परिणाम उसने किए जिन परिणामों से मरकर वो 7वें नरक में जन्म लेता है। नियम से 7वें नरक में चला जाता है। सारा जिनागम ये कहता है, सारी जिनवाणी ये कह रही है, फल तो परिणामों का लगता है। परिणामों की संभाल करो, परिणामों की संभाल करो। आपको आलू खाने का पाप नहीं लगता? अरे यार अच्छी बात कह दी। अरे लेकिन आलू खाने के परिणामों का पाप लगता है क्या? खाने के भावों का पाप लगता है, रात्रि भोजन करने के परिणामों का पाप लगता है। आप अपने परिणामों को यदि नहीं संभालेंगे तो आप समझ लीजिए कहाँ पहुंचने वाले हैं हम। क्षण क्षण के परिणामों की कीमत है। ये जीव क्या कर रहा है? धर्म के नाम पर रिकॉर्ड बनाने में लगा हुआ है। परिणाम नहीं देख रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। मैं यदि अपने यहाँ सिमंदर जनालय के अलावा कहीं पास में किसी दूसरे मंदिर में जाकर के देखूं तो दीपक जलाने का रिकॉर्ड बन रहा है, लड्डू चढ़ाने के रिकॉर्ड बन रहे हैं, पक्ष अभिषेक करने के रिकॉर्ड बन रहे हैं, कलश करने के रिकॉर्ड बन रहे हैं। रिकॉर्ड बनाए जा रहा है। इतनी तीर्थ यात्राएं, इतनी वंदनाएं, रिकॉर्ड बना रहा है। परिणामों का ठिकाना ही नहीं। फल तो परिणामों का लगेगा भैया। आप कहाँ जा रहे हो? आपको जो भी फल मिलेगा वो आपके परिणामों का मिलेगा। भाव संभालो। भाव कैसे हैं? भाव यदि संभलेंगे तो भाव संभलेगा। ध्यान रखना। अभी मैंने सिंगापुर में था तो मैंने कर्म सिद्धांत के ऊपर वहाँ प्रवचन लिए। आप सिंगापुर से आए अभी आज, तो वो लास्ट प्रवचन में मैंने चर्चा की कि सुनो भाई, फल तो परिणामों का लगता है और परिणाम संभालो। और परिणाम कैसे संभलेंगे? कि परिणाम अपरिणामी के लक्ष्य से संभलते हैं। परिणाम कैसे संभलेंगे? परिणामों की संभाल करने के लिए उपाय क्या है? अपरिणामी तत्व को देखने से परिणाम संभलते हैं। और परिणामों को संभाले बिना भाव सुधरने वाला नहीं है। भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, बड़े पंडित जी का वाक्य है ना, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव अपना ही बिगड़ेगा। तो आप क्यों भाव बिगाड़ रहे हैं बैठे बैठे? यहाँ कितने बजे छोड़ेंगे?
9:30 और 9:35 पे छोड़ूँ तो चलेगा, कोई बात नहीं। और 9:45 पे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा पंडित जी, 10 बजे ये थोड़ा सा और हो जाएगा। और फिर तो घड़ी दिखाने लगेंगे, ये छोड़ ही नहीं रहे, ये छोड़ ही नहीं रहे। अरे तुम क्यों विकल्प कर रहे हो? जब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे ना। देखो भाई, उठ करके तो तुम जा नहीं सकते, उठ करके जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब तुम्हें बैठे तो रहना पड़ेगा। अब परिणाम बिगाड़ करके बैठो चाहे परिणाम संभाल के बैठो। यदि परिणाम बिगाड़ करके बैठोगे तो अपना ही बिगाड़ करोगे, मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। और परिणाम संभाल करके यदि बैठोगे तो पुण्य बांधोगे। अब देख लो, सारा खेल परिणामों का है। ये तंदुल मच्छी की चर्चा मैंने परिणामों के लिए की है। यदि आपने परिणामों को संभालना सीख लिया तो समझ लीजिए आपका भाव सुधर गया। और यदि आपने अपने परिणाम नहीं संभाले तो तंदुल मच्छी तो 7वें नरक में गया था, हमें 7वें में भी जगह नहीं मिलेगी। एक एक समय के परिणाम की कीमत है, एक एक समय के परिणाम की कीमत। एक बनारसी दास जी का पंक्ति है ना ऐसी, मीनू भाई, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। और मैं इस वाक्य को बदल करके कहता हूं, एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएगो। एक समय की चूक में, एक ही समय की चूक होती है और क्या है, जीवन पूरा हो जाता है भाई साहब। ये जवानी के जोश में दौड़ाते हैं ना बाइक, बच्चे लोग दौड़ाते रहते हैं इधर से उधर, अरे चलो मेरे साथ में। हमारे आर्यव कहता है, पापा अरे आप क्या चल, मेरे पीछे बैठो आप। अरे भाई तू समझ नहीं रहा है क्या, ये जीवन कितना दुर्लभ है और ये चला जाएगा। एक समय की चूक में बरसों निकल जाएंगे। ये ऐसे टका रहेगा, ऐसे एक टांग ऊपर टकी रहेगी। जीवन बच गया तो क्या, और जीवन पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। एक समय की चूक में नवीन भाई अनंत काल नहीं चले जाएंगे, बोलो आप, फिर क्या ठिकाना है आपको? फिर ये तत्व ज्ञान कब मिलेगा हमारे को? अभी तो हम ये सोच रहे हैं, अरे मिल गया ना, क्या है, आज नहीं कल सुन लेंगे, कल नहीं परसों सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, अरे तो रोज ही चलता है। अब ये तो रोज ही चलाते हैं यहाँ पर। गुरुदेव कौन से भागे जा रहे हैं, कल सुन लेना, क्या फर्क पड़ गया। सीडी तो है, कोई बात नहीं। अब रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, रिकॉर्डिंग मंगा लेंगे अपन, तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अरे भाई सुन, क्या कर रहा है तू, तेरे को पता है तेरे पास में कितना टाइम बचा हुआ है, इस मनुष्य जीवन का कितना टाइम तुम्हारे पास में बचा हुआ है। एक समय ऐसा आएगा जो झटके से जीवन पूरा हो जाएगा, और जीवन पूरा होते ही फिर क्या होगा, उस एक समय की चूक में अनंत काल तेरे निकल जाएंगे, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा ये तत्व ज्ञान सुनने का। परिणामों को संभालो, परिणामों को। इस भागम भाग में कुछ सार नहीं है। जितना संभाल सको उतना संभाल लो, जितना बच सको उतना बच जाओ। ये कितना दुर्लभ जीवन है ये बतला रहे हैं यहाँ पर। सारा खेल भावों का है। योग सार में योगेंदु देव कहते हैं, परिणाम से ही बंध है हर मोक्ष भी परिणाम से, यह जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचानिए। टोडरमल जी साहब कहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कदम कदम पर कम से कम 20 जगह पर ऐसे वाक्यों के प्रयोग किए। फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। हे जीव तू तो अपने परिणामों की संभाल कर, हे जीव तू अपने परिणामों की संभाल कर। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, भाव पाहुड़ उठा करके देखो आप, अष्ट पाहुड़ में 8 भाग हैं, उसके 8 पाहुड़ हैं। एक भाव पाहुड़ है उसमें 5वें नंबर पर। भाव पाहुड़ में आचार्य देव इतने उदाहरण दे रहे हैं कदम कदम पे, भाव संभालो, भाव संभालो, भाव संभालो। रामेण ये शिव हुई, बोलो तुसमासम घोषण तो भाव विशुद्धो ये महानुभावो ये, नामेण ये शिव हुई केवल रानी फुड़म जाओ। आगे समझ में सब नहीं समझ में, क्या बात करते हो आप लोग। मैं सुबह जैसे समझाना पड़ेगा, 4 महीने 64 खिले जैसा। नहीं समझ में। देखो क्या है, तुसमासम घोषण तो, धीरे धीरे सुनो, आप समझ में आ रहा है। तुसमास अब आ गया समझ में, अब आ गया। थोड़ा फास्ट बोलते हैं ना, समझ में नहीं आता है। आप लोग भी गुजराती फास्ट बोलते हो ना, मेरे समझ में नहीं आता कुछ। धीरे धीरे बोलते हो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। मैंने सोचा मैं भी फास्ट प्राकृत बोल करके दिखाता हूँ। तो समासम घोषण तो भाव विशुद्ध होए महानुभाव होए। कुंदाचार्य देव की मूल गाथा है, नामेन शिव भूई, शिव भूति जिनका नाम था, और क्षण मात्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली उन्होंने। तो समास भिन्न के विचार करते करते, उदाहरण सबका सुना हुआ है, कहानी नहीं सुनाऊंगा, स्टोरी नहीं सुनानी है मुझे।
सिर्फ परिणामों का खेल। अरे कुछ नहीं आता था उनको, लेकिन भेद विज्ञान किया और काम हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको कितना याद होता है कि नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके परिणाम कैसे। लेकिन ध्यान रखना, देखो जब कभी मैं ऐसी बात कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रहा कि नहीं रहा, तो जो लोग याद नहीं करना चाहते हैं ना, वो उनके चेहरे खिल जाते हैं थोड़े से। यार बहुत अच्छा है यार, करो या नहीं करो, ये जबरदस्ती हमारे नीलेश भाई पीछे पड़े रहते हैं, याद करो याद करो। पढ़िए, आपकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा उनको, याद करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि सुनो भाई, सुनो सुनो, याद रहे चाहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तेरा इंटेंशन है ना कि याद नहीं करना है, इसका फर्क पड़ता है। सारा खेल भावों का है। आप भावना तो भाव कि मुझे 47 शक्तियों के नाम याद करने हैं, आप भावना तो भाव कि मुझे तत्वार सूत्र याद करना है, आप भावना तो भाव मुझे छह डाला याद करनी है, आप भावना तो भाव मुझे समय सार की गाथाएं याद करनी है। ये भाव तो भाव, याद रहना नहीं रहना अलग मैटर है। ये ज्ञानावर्णी के क्षेयोक्षम के ऊपर निर्भर करता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन याद रखने की भावना, इससे काम हो जाएगा। इतना भी याद नहीं रहा, क्या क्या याद नहीं रहा कि मां रुस और मां तुस, शिवभूति को द्वेष मत करो, राग मत करो, इतना भी याद नहीं रहा उनको। और फिर क्या हुआ, संग से निकाल दिया, दाल धोते हुए देखा छिलका अलग कर रही है भाई, और वो उनसे पूछा क्या कर रही है, बोले मांस अलग कर रही हूँ, दाल अलग कर रही हूँ। बोले ऐसा ही तो कुछ कहा था, और बस चिंतन में लग गए, भाव विशुद्ध और केवल ज्ञान की प्राप्ति। सारा खेल इसका है। इतने उदाहरण दिए हैं उसमें, आप अष्टपाउड का भाव पाउड उठा करके देखेंगे, आपको लगेगा यार क्या किया है, इतना सरल है, बहुत सरल भाषा में। ये तंदुल मच्छी के उदाहरण की भी चर्चा है, बहुत बहुत बातें कही है वहाँ। तो मैं तो स्वयंभू रमण समुद्र बतला रहा था आपको। समुद्र देख लिया क्या आपने? अरे महामच्छी तक दिखा दिया समुद्र में, क्या तंदुल मच्छी भी देख लिया, और वो क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे बैठे वो भी देख लिया अपन ने। ये स्वयंभू रमण नाम का समुद्र जहाँ खत्म होता है, वहाँ मध्य लोक का डेड एंड है। चारों तरफ कॉर्नर्स की भूमि जरूर रहेगी वहाँ, क्योंकि ये तो गोलाकार है, और जो कॉर्नर्स की भूमि होगी वहाँ पर भी कर्म भूमि है। स्वयंभू रमण समुद्र में भी कर्म भूमि है, मोक्ष नहीं जाते, तिर्यंची है वहाँ, लेकिन कर्म भूमि है। विशेष बात ये कि बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों में भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि है। असंख्यात द्वीप समुद्रों में तिर्यंच गति के जीव रहते, जगन्य भोग भूमि का काल वहाँ वर्तता है। अपने 2.5 द्वीप के बाहर मानुष्योत्तर पर्वत है एक, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोगों को, है ना, इतना भी साफ नहीं हुआ होगा, पहले पढ़ाया था वो। तो मानुष्योत्तर नाम का एक पर्वत है, उससे बाहर, और ये स्वयंभू रमण नाम का एक द्वीप है इसके पहले, उस द्वीप के बीच में है एक पर्वत, यहाँ लिखा है स्वयंभू रमण नाम का पर्वत, ये इस जगह पर, बस वो आधा, वहां तक बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों में जगन्य भोग भूमि का काल है। चलिए उन सारी डिटेल को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं जम्बू द्वीप की तरफ। सेंटर में एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है जम्बू नाम का द्वीप, ये जम्बू द्वीप। बहुत शॉर्ट में बतलाऊंगा, मुझे ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करनी है। थोड़ा भाव तो ये था कि आज आपको लवण समुद्र दिखाऊं। स्वयंभू रमण देख लिया आपने, एक जैसे हैं सारे समुद्र। अभी चाहो तो आप यहाँ से वर्ली सी फेस देखो, चाहे चरनी बाग से ये देखो, है चाहे जूहू चौपाटी देखो, चाहे सब एक जैसे ही है ना, सब फर्क है क्या? कुछ फर्क है? कुछ समुद्र में क्या फर्क है? समुद्र में कोई फर्क है क्या? समुद्र में कोई फर्क नहीं है। आज जब लोग सब बराबर कर दिया है इन्होंने, सबने एक स्वर में कह दिया है, फिर भी देखना है, फिर भी देखना है। चलो कोई बात नहीं, आपको भी लवण समुद्र दिखा देंगे, फिर देखना है तो मुझे मालूम है रस रहता है देखने का। 1 लाख योजन का है ये जम्बू द्वीप। नॉर्थ साउथ यदि देखेंगे 1 लाख योजन का, लेफ्ट राइट देखेंगे 1 लाख योजन का, गोलाकार है ये। इसकी परिधि है 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनुष, 13.5 अंगुल से कुछ अधिक। ज़्यादा बाइट बोल दिया क्या? लिख करके दिखा देता हूँ। 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनुष, 13.5 अंगुल से कुछ अधिक इसका डायमीटर है, वो है परिधि, सरकमफ्रेंस।
जम्बू द्वीप का सरकमफ्रेंस इतना है, ठीक है। अभी वो 2πr से नहीं निकलेगा, जो आपका फॉर्मूला है ना। हाँ, ये वही सोच रहे थे, ये मालूम है भाई, हमने भी पढ़ी है मैथमेटिक्स। तो वो 2πr से नहीं निकलता है, और 2πr से निकलेगा लेकिन पाई का एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। 22/7 तो सारा जगत कहता है, सारी दुनिया कहती है, क्योंकि सारे कैलकुलेशन 22/7 से सॉल्व होते हैं, जितने भी कैलकुलेशन है। इसलिए पाई की नाप मॉडर्न मैथमेटिक्स में 22/7 है, बराबर 22/7। तो अब ये इतना ही कहा है। अब चक्कर क्या है, शास्त्रों को जब खोल करके देखा देवांग भाई, तो शास्त्रों में कैलकुलेशन ही नहीं मिले यार, कुछ बड़ा गड़बड़। अब ये 3,16,000 बतला रहे हैं, और वो उससे 2πr से निकालते तो 3,14,000 आता है, और ये 3,16,000 बता रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन नहीं बैठ रही कहीं भी। देखा ये चक्कर क्या है। तो जब उसको बारीकी से देखा तो सारा कैलकुलेशन आचार्य देव का वो 22.1 इस तरह का कुछ आएगा, 22.01 के 10 इस तरह का कुछ आगे। तो वो राउंड फिगर के अंदर 22 ही मानते हैं उसको, 22/7 मानते हैं। और वो कैसे निकाला गया, तो उसके लिए कहा शास्त्रों में √10। 22/7 के लिए एग्जैक्ट फिगर क्या है, √10। 10 का अंडर निकालो तो कितना आएगा, तो वो जो भी आएगा उसका फिगर वो पाई की नाप है। और उसको 2π और r, जिसका जो रेडियस जो है 50,000 अपना जो योजन है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 3,16,227 जो योजन कहा है। और 100 ये जो बात कही है 3 कोस 128 धनुष की 13.5 अंगुल से कुछ अधिक, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन वहाँ आ जाती है। चलिए, इस जम्बूद्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है एक समुद्र, जिसका नाम है लवण समुद्र, बराबर। जम्बूद्वीप गोलाकार, बीच में जम्बूद्वीप, और चारों तरफ समुद्र का पानी है, लवण समुद्र। चारों तरफ लवण समुद्र है। ये जो आपकी जो समुद्र है ना, कितना दूर है यहाँ से, 1 किलोमीटर होगा, 1-1.5 किलोमीटर दूर है ना, 2 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो समुद्र है, इसमें जो पानी है वो लवण समुद्र से जुड़ा हुआ है। क्या वो लवण समुद्र से जुड़ा हुआ पानी है। वो मैंने एक बार चर्चा की थी, ये किरण भाई ने रखा था कार्यक्रम भारतीय विद्या भवन में, देवांग वगैरह ने, इन्होंने भारतीय विद्या भवन में एक कार्यक्रम रखा था अध्यात्म स्टडी सर्कल की ओर से, ज्योतिष लोक के बारे में चर्चा की थी। उसके वीडियो अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर हैं अवेलेबल। तो वहाँ मैंने चर्चा की थी कि ये जो पानी है ना, ये इसका समुद्र का जो पानी है, ये पानी लवण समुद्र से जुड़ा हुआ है आपके समुद्र का। और वो पूरा गणित है उसका, ऊपर नीचे जाने का, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं ना, भरती और क्या कहते हैं, ओट कहते हैं गुजराती में। तो ये जो है ना, इसके पीछे कोई वो नहीं है मून, चंद्रमा की वजह से पानी बढ़ रहा हो कि घट रहा हो, ऐसा नहीं है। उसके कारणों की चर्चा हमने की थी विस्तार से, देखेंगे यहाँ मेरे कोर्स में तो नहीं है अभी वो प्रकरण, मैंने पाठ्य योजना तैयार की है अपने दिमाग में। और फिर भी यदि कहीं कुछ जुगाड़ लगेगा, आप लोगों की भावना होगी, तो फिर कुछ एडजस्ट करेंगे, देखेंगे। तो ये है लवण नाम का समुद्र। ये जो चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, इसमें जम्बूद्वीप के चारों तरफ 4 दरवाजे बने हुए हैं, बाउंड्री बनी हुई है पूरी चारों तरफ, वो जम्बूद्वीप की जगती कहलाती है। और ये जो बाउंड्री है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर का कुछ गेट दिख रहा है, पास वालों को दिख रहा है, दूर वालों को नहीं दिखेगा। दूर वालों को दिखाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, थोड़ा पास से दिखाऊं क्या, ये ऐसे दिखेगा। ये बाउंड्री इस तरह की बनी हुई है, ये अंदर दिख रहा है, ये बाहर समुद्र है और अंदर है वो सब, ये बाउंड्री है। ये है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप और लवण समुद्र की तुलना क्या देखी है कई बार, जानते हैं आप लोग जम्बूद्वीप से लवण समुद्र कितना गुना बड़ा है? तो सारा जगत कहता है दुगुना बड़ा है। कितना है देवांग भाई, कितना गुना है? जम्बूद्वीप से लवण समुद्र दुगना ही तो है। द्वीर द्वीर विष्कंभा पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृति है, तत्वार सूत्र 3 अध्याय का सूत्र है। कितना है सब? तत्वार सूत्र किस किसने पढ़ा है मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, फिर मैं नाम नोट करता हूं, मैं बतलाऊंगा उनको, अपने नीलेश भाई को। तत्वार सूत्र पढ़ा है? पहला नहीं, तीसरा किसने पढ़ा है? अब सबके हाथ नीचे हो गए, बड़े होशियार हैं सब लोग। द्वीर द्वीर विष्कंभा पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृति है,
जम्बू द्वीप से दुगना विस्तार है लवण समुद्र का, लेकिन दुगना माने क्या? दुगना माने एक साइड दुगना, तो कितना हो गया? 4 गुना हो गया। कितना है एरिया भाई? डबल इधर होगा तो डबल उधर होगा, 4 गुना हो जाएगा कि नहीं? शास्त्र खोल करके देखा मैंने तो लिखा 24 गुना है एरिया उसका। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं दुगुना है, शास्त्र कह रहे हैं 24 गुना है। बात समझ में नहीं आई, फिर दिमाग घूमा। पीएचडी कर रहा था ना उस समय, वो रात को पढ़ा प्रकरण, 24 गुना लिखा हुआ, 24 गुना है क्षेत्रफल इसका। दिमाग काम नहीं किया, यार गजब हो गया। सुबह उठा, उठ करके वापस किताबों को देखा और थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो मैंने कहा यार आचार्य देव कह रहे हैं कुछ तो बात होगी, रख करके देखो ना। एक जम्बू द्वीप यहाँ है, ये लवण समुद्र है, दुगना है, तो एक यहाँ रखो और एक नीचे रखो, 2 हो गए। एक ऊपर रखो और एक और रख दो, 4 हो गए। इधर भी रख दो 5 और 6, इधर भी रख दो 7 और 8, फिर एक 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ये जितना ओवरलैप हो रहा है ना, ये उतना जगह जो बाकी है ना वो बराबर हो जाएगा। एग्जैक्ट है पूरा 24 गुना एरिया है उसका। अब ये सब तो आपने देख लिया कितना बड़ा है, लेकिन जो लवण समुद्र में जो देखने लायक है, क्या वो लवण समुद्र में जो देखने लायक है, देवलाली में बना करके हमने लगाया है ये चित्र, लवण समुद्र के कुमानुष द्वीप। क्या अभी जो मैंने आपको परिणामों की बात कही थी, यदि आप अपने परिणामों को नहीं संभालेंगे तो धर्म के नाम पर होने वाली विकृतियों के आधार पर कुमानुष द्वीप में जाकर के जन्म ले लेता है। ये कुमानुष द्वीप कैसे है, वहाँ की संरचना किस प्रकार की है, थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे कल रात को 8:30 बजे। यदि आपको विशेष जानना हो तो कल पधारें।